कर लिया था और आज हम लोग उसी में आगे चलेंगे। ठीक। अब हमको दो मेजर्स और पढ़ने हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस जाने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा। ठीक। मोमेंट, इसका कोई नाम सुना है क्या? मोमेंट, मोमेंट्स, मोमेंट क्या होता है? कोई बताए? बीच बीच में रिप्लाई किया करो, जब तो हम कम समय में बहुत जल्दी चीजें बता पाएंगे। शुभम तुम रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। जानते हो या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं पता सर। ओके, ठीक, सही है। तो मोमेंट्स क्या होता है? सिंपली क्या है कि अगर एक मोमेंट हम लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है। तुमको ये सब चीजें सुंडा में भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो सुंडा में नहीं मिलेगी। ठीक है। और क्योंकि पिछले बीएचयू के एंट्रेंस में स्टैटिस्टिक के भी 3 क्वेश्चन थे, और इसलिए इसका वेटेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि अब एनटीए जब कराएगी कोई भी एग्जाम, तो वो सिलेबस को स्टिक करके उससे हर एक सिलेबस, हर चैप्टर से, हर या हर सब्जेक्ट से एक एक दो दो क्वेश्चन रखेगा। ठीक है। तो मोमेंट्स क्या होता है कि कुछ नहीं, एक तरीके से फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है, में मोमेंट डेवलप होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, हमको उससे मतलब नहीं। ठीक। स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट और या नॉन स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए दो बातें जाननी जरूरी है। मोमेंट तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को हम कहते हैं रॉ मोमेंट, रॉ मोमेंट, मोमेंट। दूसरा होता है हमारा रॉ मोमेंट अराउंड मीन, अरे सॉरी, ओरिजिन। रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ओके। और जो एक हमारा होता है कि मोमेंट अबाउट मीन। ठीक। रॉ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, पॉइंट ए, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हमारा ए है, उसके अराउंड अगर हम कोई भी मूवमेंट चेक करते हैं तो ये हमारा रॉ मूवमेंट होता है। अगर ओरिजिन के अराउंड करते हैं तो ये हमारा रॉ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाता है। और अगर मीन के अराउंड करते हैं तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट। तो हमें जानना है कि दो तरीके के डिफरेंस जानने हैं, एक रॉ मूवमेंट होता है, एक सेंट्रल मूवमेंट होता है, बस दो चीजें होती है। हाँ, रॉ मूवमेंट ओरिजिन के अराउंड होता है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब मूवमेंट का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है रॉ मूवमेंट को? हाँ, दूसरी चीज, पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। म्यू आर, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट को, आर मतलब रॉ, और डैश, ये जो डैश है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डैश है ये म्यू आर डैश, मतलब ये रॉ मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और केवल अगर म्यू आर लिखेंगे तो वो सेंट्रल मूवमेंट का होता है। ये आरथ मूवमेंट को दिखाता है कि फर्स्ट मूवमेंट है, सेकंड मूवमेंट है या थर्ड मूवमेंट है। आर जो है वो नंबर ऑफ मूवमेंट को बताता है। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए टू द पावर आर। ठीक है, ये रॉ मूवमेंट हो गया अराउंड पॉइंट ए। ठीक। म्यू आर डैश ये हो जाता है 1/n समेशन एफ आई एक्स आई, और अगर यहाँ पे ओरिजिन के अराउंड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस जीरो। ओरिजिन क्या होता है हमारा? जीरो ही तो होता है, पावर आर। तो ये हमारा क्या रॉ मूवमेंट है? अराउंड ओरिजिन या अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। ठीक। अब थर्ड क्या है जो सेंट्रल मूवमेंट है? म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n
समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर, ये जो है हमारा सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक, तो ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा होगा, कल हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी जैसा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे अब स्क्वायर ना होकर यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मीन की जगह ए कर देते हैं या जीरो कर देते हैं, तो ये हमारा म्यू आर डैश हो जाता है। ओके, तो रॉ मूवमेंट को म्यू आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंट्रल मूवमेंट को हम लोग म्यू, और सॉरी, सेंट्रल मूवमेंट को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोटेशन याद रखना, एक तरफ डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा है यह है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड निकाला जा सकता है, एनी पॉइंट। ओके, एनी पॉइंट, और ये क्या, स्पेसिफिक मीन के अराउंड ही निकालते हैं। तो सेंट्रल मूवमेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ रॉ मूवमेंट। ओके, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? म्यू आर डैश से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। ठीक, अब देखो, अब धीरे धीरे चीजें समझो। अब मैं एक एक वैल्यू निकालूंगा। पहले म्यू आर डैश के लिए वो निकालता हूँ। म्यू आर डैश का जनरल फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस, ओके, ये हो जाता है तुम्हारा हमारा ए, या ओरिजिन, अराउंड ओरिजिन की बात करते हैं, अराउंड ओरिजिन की बात करते हैं, जीरो करके आर कर देते हैं। ठीक है, अराउंड ओरिजिन। दो स्टडी के केस को स्टडी करते हैं हम लोग। फर्स्ट केस में म्यू आर जीरो डैश, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, आर इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमारी वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन समेशन एफ आई, और किसी भी, तो इसकी पूरी, ये जो पूरी होल वैल्यू ये कितनी हो जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा? बताओ भाई। अगर किसी भी नंबर के पावर अगर हम जीरो लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सर 1। वन। तो यहाँ पे हम पूरे ये जो वैल्यू है इसको वन लिख देंगे, हो जाएगा ये वन। और यही समेशन एफ आई ही तो हमारा एन होता है, एन अपॉन एन, और इसकी वैल्यू हो जाती है वन। तो यहाँ से हमको एक पहला रिजल्ट मिला कि जीरोथ रॉ मोमेंट की वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जीरोथ रॉ मोमेंट की वैल्यू हमारी क्या होती है? वन। 1। ठीक, अब अराउंड ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन की ही बात करेंगे, कोई आर्बिट्री पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए अलग केस बन जाएगा हमारा। अब बात करते हैं म्यू वन डैश। म्यू वन डैश करते हैं तो 1/n, और यहाँ पे समेशन एफ आई, यहाँ पे एक्स आई के पावर आर की जगह क्या हो जाएगा, वैल्यू वन हो जाएगा। तो क्या कोई बता सकता है ये फॉर्मूला कहीं देखे हो क्या? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, सर मीन। मीन का। तो यहां से हमको क्या पता चला कि जो फर्स्ट रॉ मूवमेंट होता है, फर्स्ट रॉ मूवमेंट अराउंड ओरिजिन, ये हमको क्या देता है? क्या देता है? मीन। 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 ओके, इसके बाद बाकी रॉ रॉ मूवमेंट मूवमेंट का बहुत ज्यादा, सर अच्छे से समझ। रॉ सर मूवमेंट का रॉ ये मूवमेंट का फॉर्मूला है। मतलब मतलब नहीं समझ, मतलब क्या होगा ऐसे प्रैक्टिकली, ऐसे अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल की तरह। यस सर। बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि
अभी हमने क्या बताया, मोमेंट फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस हम करते हैं, जैसे पेज पलटना होता है, ठीक है, या टॉर्क की स्टडी करते हैं। तो मेनली क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोई सेंट्रल पॉइंट होता है, दरवाजा जैसे खोलना होता है, हम कुछ इतने डिस्टेंस पे जब करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, तो ये इस तरीके से ये एक आर्म बनता है। एक फोर्स होता है कि उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट से एक मूवमेंट जनरेट होता है। समझ रहे हो? तो अभी तक तो हमने क्या किया कि सेंट्रल पॉइंट से डाटा का डिस्टेंस देखा था, ठीक है। अब क्या है कि हम धीरे धीरे मूवमेंट्स के अराउंड से स्टडी करके इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। समझ लो कि अब हम जो है इसकी बात करेंगे कि ये कैसा कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अभी छोटा छोटा ये समझ लो कि मोमेंट्स तुमको क्या है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसकी फर्दर स्टडी में हेल्प करता है। अभी के लिए स्टैटिस्टिक के लिए इतना पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। एप्लीकेशन देखोगे तो मोमेंट्स के बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, कि जो चीजें अभी जो मीन मीडियन मोड हम लोग पढ़े हैं ना, वो कुछ नहीं, वो फर्दर एक मूवमेंट्स के टर्म ही है। अभी हम तुमको दिखाएंगे जब सेंट्रल मूवमेंट बताएंगे या कुछ चीज बताएंगे, तो जो 3 डायमेंशनल या डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन में होता है, या डाटा के फर्दर जो अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी के लिए मूवमेंट्स इस्तेमाल होता है। ज़्यादा तो हम लोग भी नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि जो भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये डाटा के स्टडी को काफ़ी ईजियर बना देते हैं। एक तरीके से डायग्रामेटिकल हम एनालिसिस कर सकते हैं उसकी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और थोड़ा उसके स्टीपनेस के बारे में। जो अगला हम पढ़ेंगे फैक्टर, जो स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, सारी चीज़ें मूवमेंट से ही निकलती हैं। ओके, तो यहाँ तक रॉ मोमेंट्स की दो प्रॉपर्टी हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, कि फर्स्ट रॉ मोमेंट क्या होता है। फर्स्ट रॉ मोमेंट अराउंड ओरिजिन हमको क्या देता है, मीन देता है, और जीरोथ रॉ मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि म्यू जीरो डैश की वैल्यू हो जाती है 1, और म्यू फर्स्ट डैश की वैल्यू होती है मीन के इक्वल होती है, ठीक। रेस्ट हमारे लिए अभी यूज की नहीं है, ठीक है। हालांकि हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे मतलब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात करते हैं सेंट्रल मूवमेंट की। सेंट्रल मूवमेंट्स में पहला फॉर्मूला क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर आर। तो म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसकी पावर जीरो कर देंगे तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1। ओके, और यही समेशन एफ आई ही तो हमारा एन है, तो ये एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब कि जीरोथ सेंट्रल मोमेंट और जीरोथ रॉ मोमेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। यहाँ पे तो सिमिलरिटी आ गई इसमें, ठीक, दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगली बात बताना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और बता दोगे तो मतलब हम समझेंगे कि क्लास किया था तुमने। यहाँ पे फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट निकालते हैं अगर हम, वन इज एन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मीडियन सर। मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन। और सर मीन डेविएशन। शाबाश, अलजेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज अराउंड इट्स मीन इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। पहली प्रॉपर्टी मीन की क्या थी, अलजेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज अराउंड इट्स मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जीरो। एक्चुअल में हमने क्या किया, यहाँ अलजेब्रिक सम तो लगाया, कहीं मॉड लगाया है हमने,
इतना तो हमने कल परसों हाँ में सर, जब ऐसे लेक्चर मॉर्निंग से, था। फिर से मेरे साथ बोलना, ये मीन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, अलजेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज अराउंड इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो। 0 0 तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 जीरो। अब याद रखना, फर्स्ट रॉ मोमेंट हमको क्या देता है? मीन देता है। लेकिन फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमको क्या देता है? वैल्यू जीरो। अब यहीं से देखो, अब तुमको तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे हम। अब म्यू2 करते हैं। म्यू2 इज इक्वल टू 1/n समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये बताओ क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन। शाबाश, वेरिएंस। रूट कहाँ लगा है? अंडर रूट में रहता तब ना ये वो होता। इस सिग्मा के लिए ये तो सिग्मा स्क्वायर की ना वैल्यू होती है, और सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या होता है? वेरिएंस। वेरिएंस वेरिएंस होता है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, कोई नहीं, एक दो बार होगा, किसी ने उस तरीके से बताया नहीं है, ये क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड सेंट्रल मूवमेंट हमको क्या देता है? किसके बारे में जानकारी देता है? वेरिएंस वेरिएंस। ठीक। इसी तरह म्यू3, हालांकि इसको कैलकुलेट तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। म्यू3 का मतलब क्या होता है? एक्स बार की पावर 3। ठीक। तो ये म्यू3 हो गया। इसी तरह सिमिलरली म्यू4 हो जाएगा। ठीक। तो याद करना कि जिस दिन हम लेक्चर से स्टार्ट कर रहे थे, या जिस दिन हमने शुरू किया था पढ़ाना, उस दिन मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव मेजर में हम 4 चीजें पढ़ेंगे। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, तीसरा स्क्यूनेस पढ़ेंगे, और चौथा कर्टोसिस पढ़ेंगे। और उसके बारे में हम धीरे धीरे चीजें बताए थे। तो याद रखना कि जैसे वेरिएंस क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ओके। मीन क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो उसी तरह म्यू3 जो है वो हमको स्क्यूनेस के बारे में, स्क्यूनेस नहीं, स्क्यूनेस के बारे में आइडिया देता है। हालांकि इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन याद रखना कि म्यू3 हेल्प इन स्क्यूनेस डिटरमाइनिंग द सिमेट्रिसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। क्लियर? म्यू2 से हमको आइडिया लगता है कि वो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। म्यू1 डैश से आइडिया लगता है कि सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन का आइडिया लगता है। उसी तरह म्यू4 से हमको कर्टोसिस का आइडिया लगता है। ठीक है। इसलिए मोमेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मोमेंट्स के से हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ से म्यू3 में हम ये इक्वल ना लगा के इक्विवेलेंट लगा देंगे, ये साइन लगा देंगे कि इसकी यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है। ये नहीं कि किसी कोई कह दिया म्यू3 क्या होता है तो स्क्यूनेस, ये बोलना कि स्क्यूनेस से रिलेटेड है, या म्यू3 की हेल्प से हम इसकी उसकी सिमेट्रिसिटी के बारे में बता सकते हैं। और म्यू4 के से भी हम कर्टोसिस के बारे में बता सकते हैं, उसकी कन्वेक्सिटी या पिकर्डनेस का फ्लैटनेस, वो जो डिफिनीशन हमने लिखवाई थी उसके बारे में आइडिया दे सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई। बोलो बोलो, जल्दी से वो कोई सर, रिप्लाई करो। नो, ठीक। तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन यही आता है, देखो, फर्स्ट ड्रॉ मूवमेंट का बस काम मीन निकालना होता है। ओके, क्योंकि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए केवल और बस हम मीन निकालने के लिए रॉ मूवमेंट का यूज करते हैं, फर्स्ट रॉ मूवमेंट का यूज करते हैं, वो भी कहाँ का? अराउंड ओरिजिन। हालांकि किसी भी पॉइंट के अराउंड भी करोगे तो भी वो आ जाता है, क्योंकि एज्यूम्ड मीन हम लोग पढ़े ना, एज्यूम्ड मीन का फार्मूला पढ़े। लेकिन याद रखना कि अराउंड पॉइंट 0 ही, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तभी वो मीन होगा। ठीक है।
नहीं तो फिर वो क्या होगा, एक फैक्टर दे देगा, ए का फैक्टर मिसिंग रहता है इसमें, ठीक है। तो तुमसे कोई अगर पूछेगा कि ये पॉइंट, मतलब अगर किसी भी पॉइंट के अराउंड ये μ1 डैश की वैल्यू क्या है, मीन होती है या स्पेसिफिक जीरो के अराउंड, तो याद रखना कि अबाउट ओरिजिन ही ये मीन के इक्वल होगी। हालांकि फार्मूला देखने में तुमको उसी की तरह लगेगा, अगर जैसे ये मेरा फार्मूला है, ठीक है, तो ये तुमको उसी तरह लगेगा कि हाँ सर ने एक फार्मूला बताया था यहाँ पे डी आई, लेकिन उस फार्मूले में हम यहाँ पे ए भी तो ऐड करते थे मीन के फार्मूले में, तो ये मीन नहीं बन पाएगा। ओके, मीन से मीन माइनस ए कर सकते हो, हाँ ये जरूर बन जाएगा, एक्स पार माइनस ए जरूर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो जाएगा। तो याद रखना कि हमेशा फर्स्ट रॉ मोमेंट अराउंड ओरिजिन इज इक्वल टू मीन, और ये सब वैल्यू पूछता है कभी कभी, ये और ये से तो नहीं पूछा है कभी, इससे कभी नहीं पूछा है, ये दोनों जो ब्लू में मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई हमारी। अब बात करते हैं जिस टॉपिक को हमको पढ़ना था आज, स्क्यूनेस। सारी कहानी इसी के लिए थी, क्योंकि मैंने इसलिए बता दी क्योंकि हम कहीं β1 लिखेंगे, कहीं μ1 लिखेंगे, कहीं μ2 लिखेंगे, तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्यूनेस का मतलब हमने बता दिया लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री लैक कर रही है इसमें, ठीक है। अब जहां पे सिमेट्री नहीं होती, ओके, वहां पे जहां पे सिमेट्री नहीं होती वहां पे मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन इज नॉट इक्वल टू मोड। कोई हमको बता देगा क्या कि मीन मीडियन मोड में क्या कोई रिलेशन है क्या? कोई बता देगा क्या? ये नॉन सिमेट्रिकल के लिए मैं लिख रहा हूँ सब कुछ है, ये बातें मैंने नॉन सिमेट्रिकल के लिए ही लिखी है कि अगर कहीं सिमेट्री नहीं है तो मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल नहीं होंगे, जो तीनों क्वार्टाइल्स के डिस्टेंस होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो कुल मिला जुला के कर्व कहीं लेफ्ट में ज़्यादा हो झुका होगा, कहीं राइट में ज़्यादा झुका होगा, ठीक है, उससे हम पता करते, तो डाटा सिमेट्रिकल नहीं होता। तो मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ देता है, वो होता है मोड इज इक्वल टू, अलग अलग फॉर्म में होता है लेकिन मैं इस तरीके से याद करता हूँ, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सही है भाई? कुछ गलत लिखा है मैंने? ये रिलेशन पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? ये सर मैथ्स में था, मतलब 12th में, लेकिन सर ये एग्जैक्टली याद नहीं था मेरे को कैसे होता है। अब देखो इसको याद कैसे करते हो, देखो मोड को इधर लिख लो, मीडियन में देखो नंबर ज्यादा बड़ा है, देखो मीडियन लिखने में भी बड़ा है, तो 3 क्या है, 3 ग्रेटर देन 2, तो बड़ा के साथ 3 लिख दो, छोटे के साथ मीन क्या है, छोटा है तो उसके साथ 2 लिख दो। इस तरीके से छोटा मोटा अपना ट्रिक रख लो कि मीडियन बड़ा है तो उसके साथ बड़ा नंबर, मीन छोटा है तो उसके साथ छोटा नंबर लिख के, 3 और 2 तो ये दिमाग में रहता है हमेशा, बस ये नहीं समझ में आता कि 2 किसके साथ रहेगा, 3 किसके साथ रहेगा। हालांकि वो कभी कभी अलग तरीके से इसको अरेंज भी कर देता है, तो उससे मत समझना, फाइनल आंसर ऐसे आ जाना। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्या करता है, मीन की वैल्यू दे देता है, मीडियन की वैल्यू दे देता है, और तुमसे पूछ देता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये तो हमने सर बात यहाँ की स्क्यूनेस। क्या? क्यू मतलब क्वार्टाइल है सर? हाँ, क्वार्टाइल्स है, मतलब कि अगर मान लो कि लैक ऑफ सिमेट्री है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसके मीन मीडियन मोड्स आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे होंगे, एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। और उसी तरह जो क्वार्टाइल्स होते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और Q2 उसका मीडियन पॉइंट होता है, तो इसमें क्या इंटर क्वार्टाइल जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है कि क्यू मतलब ओरिजिन से Q1 तक 35% डिस्ट्रीब्यूशन हो, से रेस्ट 65% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैसे इतने हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या सिमेट्रिसिटी नहीं है। अब देखो मेन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो यहीं पे बात आ जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये वर्ड याद रखना भाई, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे क्या चीजें होंगी, मीन, मीडियन, मोड, तीनों इक्वल होंगे। समझ में आई? कभी कभी बोल देता है इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, मोड भी 10 होगा हमारा। ठीक, इस केस में हमारा जो Q2 है वो हमारा Q3 माइनस Q1 बाई 2 इंटर क्वार्टाइल रेंज आपस में इक्वल होंगे, डाटा सिमेट्रिकल होगा। इसका जो कर्व बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, हमारा ग्राफ जो बनेगा हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक, और जहां पे हमको मालूम है जो सबसे टॉप पोर्शन होता है ना, ये मतलब क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है जगह, और जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग मोड कहते हैं, और यहीं पे मीन भी होगा और यहीं पे मीडियन भी होगा। ठीक, मेरी बात समझ में आई? ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। थोड़ा ये मैंने ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा ये ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगला, एसिमेट्रिकल कर्व कैसा दिखेगा तुमको? एसिमेट्रिकल कर्व तुमको इस तरीके से कुछ दिखेगा। हालांकि अभी हम कर्व बना के छोड़ देंगे और उसके बाद तुमको बताएंगे कि कर्व का मतलब क्या था। हो सकता है कर्व ये इस तरीके से तुमको दिखे, इस तरीके का कर्व हो सकता है, और दूसरा कर्व किस तरीके से हो सकता है, अरे इस तरीके से हो सकता है। समझ में आया? क्या ये सिमेट्रिकल कर्व है दोनों? क्या ये दोनों सिमेट्रिकल कर्व है? नहीं। नॉन सिमेट्रिकल है। ठीक, अब देखो क्या यहाँ पे जो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, मोड होगा, मोड। और जिधर की तरफ टेल ज्यादा होंगी, ये इसका टेल है, और जिधर की तरफ टेल ज्यादा होगा उधर इसका क्या होगा, मीन होगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे मोड क्या होगा, यहाँ पे होगा, और टेल इधर ज्यादा है तो कहीं मीन इधर होगा, जिधर टेल होगी उधर ही मीन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मोड और मीन डिफरेंट पोजीशन पे है, और मीडियन हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करेगा। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? बोलो। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है? बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। यस। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं रिवाइज करना होगा, अभी हम इतनी बार इसको बोल देंगे ना, हम ही रिवाइज कराएंगे, तुम्हारी रिवीजन क्लास भी हम लेंगे, चिंता मतलब बहुत खाली रहते हैं। ठीक है, तुम लोग को स्टार्ट पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम याद करा देंगे। ठीक, मेजर्स, अभी ये चीजें कितनी बार आएंगी दिमाग में वो देखना। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, अब देखो हमने क्या किया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा, अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस पढ़ेंगे। ठीक, तो जो पहला मेजर्स है, बस हमने शुरू में पहले क्लास में बताया था, सारे मेजर्स पढ़ लो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला तो मेजर किसने दिया, कार्ल पियर्सन ने। स्टैंडर्ड डेविएशन देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, बता भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा है उसको किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। ठीक, तो पहला जो, या छोड़ो इससे आसान तरीका दिखाता हूं, इसमें भी रिलेटिव और वो कर लो। स्क्यूनेस मेजर करने के देखो तीन तरीके होते हैं। पहला है एसके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्यूनेस को, मीन माइनस मोड कर लो। ठीक, या मीन
माइनस मीडियन कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है, ठीक। दूसरा मेथड है हमारा, दूसरा इसी को मान लो एस के, और तीसरा मेथड है हमारा एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। ये तीन मेथड्स हैं, जिस मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम इस क्यूनेस फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, इसके एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और ये किसी काम के नहीं है। मतलब क्या है कि दो डिसिमिलर क्वांटिटी के लिए यूज नहीं हो सकता। तो अब हमको क्या है, डिसिमिलर क्वांटिटी की स्टडी के लिए हमको हमेशा रिलेटिव मेजर्स पढ़ना है, और ये एग्जाम्पल है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहला मेजर है रिलेटिव में, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसने इन्होंने क्या कहा, एस के जो सेम इन्होंने यही उठाया ये फॉर्मूला, इसको सिग्मा से इन्होंने डिवाइड कर दिया, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। सिग्मा कभी भी निगेटिव नहीं होता, सिग्मा कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये बात गांठ बांध के रख लो, ठीक है। अब ये फार्मूला सबको दिमाग में बैठ गया एक बार, मीन माइनस मोड। अब ये बताओ, केस समझो, या छोड़ो दूसरा भी बता देते हैं, फिर बताते हैं। दूसरे जो कोफिशिएंट है वो बाउले का है, बाउले, बाउले भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये लेस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा जाता है। स्क्यूनेस इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अभी कार्ल पियर्सन ने इन दोनों के बेसिस पे बता दिया, तो इन्होंने कहा चलो हम इसके बेसिस पे बना देते हैं, हमको भी, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो इन्होंने इस बचा कुचा काम इससे कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, और इन्होंने क्या किया, Q3 माइनस Q1, हमेशा अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो इसकी भी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है, ठीक। ये दो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है, ठीक। इतनी बातें जान लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब पहला केस समझो मेरी, उन्होंने ये कहा था, इन्होंने कार्ल पियर्सन ने ये कहा था, अगर एक केस ऐसा समझो जिस केस में मीन ग्रेटर देन मोड हो, तो एस स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी, प्लस या माइनस। जैसे मान लो कि मीन 10 है, जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा वो समझ लो कि अगर मीन की वैल्यू 10 है, ठीक, और मोड की वैल्यू 5 है, और सिग्मा की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये जो वैल्यू आएगी स्क्यूनेस की, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बस हम ये पूछ रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएगा। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को भी दिक्कत इसमें, ये है। अब इस केस में स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। इस केस में स्क्यूनेस की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बोलो भाई, एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे अब मीन हो गया 5 हो गया, मोड हो गया 10,
ठीक, अब बताओ अब क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1 0 10 हो गया। अब बताओ क्या वैल्यू आएगी इस क्यूनेस की, 5 माइनस 10 करेंगे तो क्या होगा, -5 सर नेगेटिव आएगा वैल्यू। निगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहीं से हमारा जो स्क्यूनेस होता है या जो एसिमेट्रिसिटी होती है, दो तरीके की होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में तुमको दिख रहा है मीन आगे है, मतलब मीन बड़ा है, और फिर यहाँ बीच में कहीं मीडियन पड़ेगा और इसके बीच में मीन। तो ये जो कर्व है इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। किसी को कोई दिक्कत? और इस केस में मीन छोटा है, मीडियन छोटा है। तो कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो तीनों आपस में मतलब मीन सबसे बड़ा होगा, ये नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। और इसको हम लोग कहते हैं टेल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेल। तो इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, अगर टेल हमारा राइट साइड में है, अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का टेल अगर राइट साइड में है तो वो किस तरीके का स्क्यूड कहलाएगा, पॉजिटिवली या निगेटिवली, बताओ। नेगेटिव। पॉजिटिवली कहलाएगा। इसी का तो कर्व है, अभी तो जस्ट इसके सामने लिखा है। और अगर टेल उसका लेफ्ट साइड में है तो वो निगेटिवली स्क्यूड कहलाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, ये एग्जाम में पूछता है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या निगेटिवली स्क्यूड में मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, और सिमेट्रिकल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन होता है, ये मैंने बता दिया है। अब किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सर बताओ। जिस कर्व में सर पॉजिटिव वाले में सर राइट हैंड साइड में सर जो मीन है वो तो सर उसकी वैल्यू कम है ना सर मोड से। ज़्यादा है, ज़्यादा है। ये यहाँ पे देखो ना, ये एक ओरिजिन लाइन समझ लो, ये ओरिजिन है, नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यस रिप्रेजेंट सर। किया एक नंबर लाइन है, समझ मतलब लाइन सर की एक्स बात? एक्सिस में वैल्यू ज्यादा है उसकी। हाँ, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, यस उस सर, वही एक्स केस में, एक्सिस में उसकी वैल्यू ज्यादा है, वाई एक्सिस में लेंगे तो सर हाँ तब ठीक है समझ। ठीक है। हाँ, वाई एक्सिस नहीं देखना, एक्स एक्सिस। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, यही स्क्यूनेस थी, बस यही स्क्यूनेस है। बस आपको ये कर्व दिमाग में दोनों तीनों कर्व सेट रखना है। ये कर्व से याद रहेगा तो ये रिलेशन याद रहेगा, और ये रिलेशन याद रहेगा तो ये भी मालूम हो जाएगा कि न्यूमेरिकली अगर ये भी नहीं याद है तो पता चल जाएगा कि मीन अगर बड़ा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, मोड बड़ा है तो निगेटिवली स्क्यूड है। अगर दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे एस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मीन इज इक्वल टू मोड हो जाएगा तो एस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ क्या होगी एस के की वैल्यू, 0। जी। जीरो। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन यही बन जाएगा, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एस के इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैन नॉट से, तो जीरो। यही छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ठीक। और इसी तरह सिमिलरली बॉले में हो जाएगा। देखो ये क्या है, डेविएशन को दिखा रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होगा तो उसमें क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू तुमको ग्रेटर देन जीरो कर दो पॉजिटिवली स्क्यूड में। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो Q3 प्लस Q2 की वैल्यू अगर दो Q2 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूड है, और निगेटिव स्क्यूड के लिए यही क्या रिलेशन अलग कर लेना, ये Q1 हो जाएगा, ठीक है।
लेस देन 2Q2। ठीक है, तो ये इससे कम क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। ठीक, एक चीज है याद दिमाग में रखना है तो रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेंज पूछता है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की रेंज क्या होती है, तो ये -3 टू +3, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एस के इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 से +3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, ये रेंज होता है। रेंज से भी क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, अरे कोरिलेशन कोफिशिएंट का रेंज या तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का रेंज। ठीक है, इससे तो नहीं पूछता लेकिन लिख लो। और इसका जो होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, बाउले का रेंज। ठीक, और फिर तब तुम लोग कहोगे कि शुरू के 15 मिनट हम लोग का मोमेंट्स पढ़ा के क्यों समय बर्बाद किए, तो मोमेंट्स की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है या नॉन स्क्यूड है। तो तीसरा जो तरीका है वो मोमेंट्स का होता है। ठीक, मोमेंट। ठीक, इसमें हम लोग क्या है, 2-3 पैरामीटर्स हैं, एक β1 होता है, एक β2 होता है। ठीक है, ओके, इसके बेसिस पे हेल्प से हम बताते हैं। तो β1 जो है, ठीक, इसका बस ऐसे फॉर्मूला याद दिमाग में रखो, बाकी याद हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। म्यू लिखो 23/32, हमने ऐसी तरीके से याद किया था, 23/32, ऐसे म्यू म्यू लिख दो 23/32, बस फॉर्मूला रेडी हो गया β1 का। ठीक, कि μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का क्यूब। अब μ3 μ2 तुम जानते हो, μ2 तुम्हारा क्या है, वेरिएंस है, और μ3 तुम्हारा स्क्यूनेस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक, और इसी का एक भाई है जिसको हम लोग कहते हैं γ1। हालांकि ये सब चीज़ें जब फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा तो एक बार जरूर आया होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये β1 का फॉर्मूला है 23/32, और ये γ1 है। ठीक है, दूसरा चीज होता है β2, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे कर्टोसिस, तो उसको भी यहीं पे पढ़ लो। इसमें क्या है, 4μ4/22, मतलब यहाँ पे कोई पावर नहीं है, 422। ठीक है, तो इस तरीके से β2 की वैल्यू हो जाती है, और γ2 की जो वैल्यू होगी, ये रिलेशन काम का है, β2 - 3। तो ये अभी हम देखेंगे कि β1 और β2 की हेल्प से कैसे हम स्क्यूनेस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब अगर क्या है कि अगर जैसे β1 की वैल्यू अगर 0 है, तो समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर β1 की वैल्यू 0 है, ठीक, β1 की वैल्यू 0 होती है किसके लिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये एक रिलेशन याद रख लेना, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो स्क्यूनेस में मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादातर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिमाग में रखना, कर्व दिमाग में रखना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस पॉजिटिव निगेटिव कर्व कैसे होते हैं। ठीक है, कि इधर की तरफ पॉजिटिव में टेल ज़्यादा राइट की तरफ निकला होता है, निगेटिव में टेल ज़्यादा लेफ्ट की तरफ निकला होता है। ठीक है, और उसके बाद मोमेंट्स के बेसिस पे एक फार्मूला, मेन तो फार्मूला लिखा है नहीं, β1 β2 बता दिया, स्क्यूनेस का एक फार्मूला चलो छोटा सा लिख दो, हालांकि ये कभी याद मत करना इसको। ठीक, तीसरा तरीका क्या है, तीसरे तरीके में ये फॉर्मूला होता है √β1 b2 + 3, 5 6 9 2, 5 6 9, β2 β1, ये हमारा पूरा ये रिलेशन है। ठीक है, इसकी हेल्प से एस के फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको याद मत करना, बिल्कुल भी मत याद करना। ठीक है, समय ही बर्बाद करेगा। ठीक, तो ग्राफ याद रख, क्लियर रखो। ठीक, अब अगला जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट होता है कर्टोसिस।
कर्टोसिस हमें क्या बताता है? जैसे कि स्क्यूनेस तो हमको ये सारी चीजें बताती है ना कि लैक ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह कर्टोसिस हमें बताती है पिकर्डनेस ऑफ कर्व, नोकीलापन। अगर हिंदी में बात करें तो पिकर्डनेस ऑफ कर्व मतलब नोकीलापन, ठीक। इसका हाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ग्राफ जो बनाएंगे उसमें हाइट का तुमको दिखेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्टोसिस क्या करता है? स्टडी ऑफ पिकर्डनेस ऑफ कर्व, पिकर्डनेस ऑफ कर्व, कर्व की पिकर्डनेस की स्टडी करते हैं हम लोग कर्टोसिस की हेल्प से, ठीक। कन्वेक्सिसिटी भी कह सकते हो, ठीक है, वो भी कह सकते हो, कुछ भी कर लो, ठीक। अब क्या है, इसमें एक कर्व बनता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कर्व बनता है वो हम बता दें, या छोड़ो अगले पेज पे बता, यहाँ पे आराम से। याद रखना कि जो सबसे टॉप पोर्शन होता है उसको हम लोग मोड कहते हैं, ठीक है। और अगर सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मोड सब उसी के अराउंड रहेगा, ठीक। तो पहला जो है ये है हमारा ब्लू वाला लाइन, ठीक, सिमेट्रिकल है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, ये कर्व तीनों को सबको दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ किया? यस। ये है हमारा, इसको कह सकते हो तुम लेप्टोकर्टिक, क्या कहोगे? लेप्टोकर्टिक कर्व, ठीक। इसको हम कहेंगे, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको कहेंगे मेसोकर्टिक कर्व, और ये जो रेड वाली लाइन है इसको कहेंगे प्लैटिकर्टिक कर्व। ठीक, लेप्टोमेसोप्लैटिक, ठीक। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाइट की वजह से इसका नाम पड़ा है, कि ये जो सबसे ऊंचा होगा उसको लेप्टो कहेंगे, जो सबसे उससे नीचे रहेगा उसको मेसो कहेंगे, और जो सबसे मतलब उससे नीचे है तो उसको प्लैटी कहेंगे। तो ये एकदम गलत बात है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके स्लोप को देखते हैं, इसके नोकीलेपन को देखते हैं। ये स्लोप को देखो और यहाँ पे लाइन देखो, ठीक। स्लोप की पिकर्डनेस की देखते हैं, कितना स्टीपनेस है उसमें, स्टीपनेस को देखते हैं। तो लेप्टोकर्टिक में ज़्यादा स्टीप कब होता है, ठीक है। कहीं अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इस तरीके का डायग्राम देखो मेरा, ठीक है, अगर ये मेरा सेंट्रल है और इस तरीके का अगर ये है, ठीक, और एक कर्व ऐसे है, ठीक, तो ये इसको लेप्टोकर्टिक नहीं कह देंगे, ये अभी भी हमारा प्लेटिकर्टिक है, क्योंकि यहाँ से देखो इसका स्लोप जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जबकि इसका स्लोप देखोगे तो ये नोकीला है, तो ये लेप्टोकर्टिक होता है, ठीक। ये हमारा क्या है, प्लेटिकर्टिक, ठीक। तो कभी भी हाइट से मत समझना। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये मेसोकर्टिक है, कौन प्लेटिकर्टिक है और कौन ये हमारा है? तो बताया था बीटा 2 जो होता है या म्यू 4 जो होता है वो हमको हेल्प करता है कर्टोसिस डिटरमाइन करने के लिए। तो बीटा 2 का फॉर्मूला भी हमने लिखा था μ4/22, सॉरी 22, ओके 2, और यहीं से लिखा था गामा 2 की वैल्यू लिखी थी हमने β2 - 3। लेप्टोकर्टिक मोर पीक, सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा पीक होगा इसमें। मेसोकर्टिक को हम लोग नॉर्मल कर्व कहते हैं, नॉर्मल कर्व है हमारा, ओके। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे नॉर्मल कर्व क्या होता है। और ये फ्लैटर कर्व है,
हमारा। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, याद रखो, फॉर नॉर्मल कर्व के लिए कब किसी कर्व को नॉर्मल कहेंगे? अगर उसके बीटा 2 की वैल्यू 3 होगी, मतलब अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 होगी तो गामा 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। तो ये कंडीशन है मेसोकर्टिक का। अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो गामा 2 की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 0 है और तो गामा 2 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। तो यही 3 कंडीशन है बी लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक का कंडीशन। अगर देखो यहाँ पर सब कुछ बीटा 2 पे ही डिपेंड करता है। बीटा 2 अगर 3 के इक्वल है तो मेसोकर्टिक, बीटा 3 से ज़्यादा है तो लेप्टोकर्टिक, बीटा अगर 2 अगर 3 से कम, सॉरी यहाँ पे 0 से लेस नहीं, हाँ 3 से अगर लेस है तो हम इसको कहते हैं प्लेटिकर्टिक। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो क्लास का आज समापन हो गया, ये चैप्टर खत्म। सर ये जो बीटा और गामा इनको मतलब बोलेंगे क्या सर? क्या है मेजर कोफिशिएंट? टूल्स हैं एक, और क्या, कोफिशिएंट नहीं, मेजर्स हैं, मेजर्स ऑफ कर्टोसिस कर सकते हो। ठीक है, सर बीटा और इसकी गामा में हेल्प से क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, मतलब लैंग्वेज क्या होगी सर क्वेश्चन की? वो डायरेक्ट पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द प्लेटिकर्टिक इज ट्रू। ओके, उसमें कहीं बीटा 2, वो डायरेक्ट बीटा 2 ही लिखेगा। ओके, उसमें कहीं बीटा 2 लिखेगा, बीटा 2 लेस देन ऐसे ही लिखेगा। ठीक, और ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल कर्व इज, तो जो नॉर्मल कर्व है, तो याद रखना नॉर्मल जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल भी होता है, और हमारा क्या होता है उसमें, हाँ नॉर्मल कर्व में मतलब सिमेट्रिकल होता है, और कर्व भी नॉर्मल होता है, मतलब मेसोकर्टिक होता है। सिमेट्रिकल एंड मेसोकर्टिक होता है, मतलब बीटा 2 की वैल्यू 3 की होती है और एसके की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी डिस्क्रिप्टिव मेजर की क्लास खत्म है। 10 सर मिनट की जितना एक था छोटी, बीटा टू की वैल्यू होगी सर उतना मतलब पीक बढ़ेगा सर, मतलब पीक की उतनी थिकनेस होगी सर। पिकर्डनेस, हाँ ये तुम कह सकते हो। ठीक, तो ये फ्लैटनेस और पिकर्डनेस को मेजर करता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेजर जो चैप्टर था ये खत्म हो गया, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके दो बातें बताएंगे हम बस। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो सबने पढ़ा होगा। उसमें पूछता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होती है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर 0 है तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, अगर किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो उसको इम्पॉसिबल कहते हैं, और किसी की होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसको कहते हैं हम लोग श्योर इवेंट। ठीक, या सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट, ये चीज सर्टेनली होगा, सर्टेन इवेंट। और अगर 0 के बीच में 1 है तो ये प्रोबेबल इवेंट है, कुछ भी चांसेस है। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, इससे काफी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या। कभी कभी पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो दो ऑप्शन तो तुम ऐसे रिजेक्ट कर सकते हो। अगर 4/3 लिखा है तो डेफिनेटली ये 1 से ग्रेटर, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये आंसर ऐसे ही रिजेक्टेड, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो काम की नहीं है। ठीक, लेकिन 2-3 टर्म जो है इसमें हम बताएंगे, ठीक है, जो कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते वक्त हेल्प करेगी। एक तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसका मतलब बता दो कोई हमको, बस तो हम समझ जाएंगे कि
ठीक है, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सर एक्सक्लूसिव मतलब एक के बिना एक का काम नहीं चलेगा। हाँ, मतलब नहीं, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि एक अगर आया तो दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी को वो क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। अगर जैसे हेड और टेल है, एक सिक्के पे दोनों साइड है, तो एक साथ तो कभी दोनों हेड और टेल तो आ नहीं सकते ना। अगर मान लो कि अगर तुम्हारा हेड आता है तो डेफिनेटली इसका ये भी मतलब हो जाता है कि टेल नहीं आया होगा। तो जैसे अगर मेरे दो इवेंट है ए और बी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है उसको फाई कहते हैं, मतलब फाई मतलब जीरो। तो ये रिलेशन याद रखना कि उसके कहने का मतलब है कि एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर ए ऑकर कर रहा है तो बी ऑकर नहीं करेगा, बी ऑकर कर रहा है तो ए ऑकर नहीं करेगा। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। क्लियर है? और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि हर एक इवेंट्स उसमें आ जाना चाहिए, इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, या इसी को इसमें एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि हर एक इवेंट्स को हमको काउंट करना है, कोई भी वो वैल्यूज उसमें से स्किप ना कर जाए। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि मतलब हम लोग पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी तो निकालना आता होगा ना कि चांस कैसे, अगर एक क्वाइन को अगर हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? छोटे छोटे क्वेश्चन है। इफ टॉस क्वाइन थ्राइस, अगर एक क्वाइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, या सैंपल स्पेस क्या होगा उसका? सर 6। शाबाश। क्या होगा? 8। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 4। मतलब जितनी बार करेंगे, अगर 4 टाइम्स करते हैं तो 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, 5 टाइम्स करते हैं तो 32। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसी तरह डाइस के लिए भी पूछता है। डाइस, डाइस देखा है सबने? यस सर। पासा, लूडो के गेम में सर एक एक लूडो। क्लास प्रोबेबिलिटी के ऊपर कर दीजिएगा ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। अच्छा ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी डिटेल में पढ़ लेंगे। हमको लगा कि इसमें छोटे छोटे बस क्वेश्चन ही बता दें। ठीक है, ये 6n हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करते हैं या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस का फॉर्मूला। चलो ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी की क्लास कल कर लेंगे थोड़ा, सर इसको अभी करते टाइम है हुए। ना, तो इसीलिए एक बार कर लेते हैं, बाद में कब। हाँ हाँ कर लेंगे, सब कर लेंगे। इसको करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीक्वेंस से चलते हैं, लास्ट में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ये टोटल सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला है। तो ये चीज याद रखना, दोनों इससे क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली पूछेगा वो, कि एक कॉइन को अगर कितनी बार टॉस करें। अगर n टाइम्स टॉस करते हैं तो 2 पावर n उसके आउटकम्स होते हैं, और डाइस को अगर मतलब रोल करते हैं तो 6 की पावर n उसके आउटकम्स होते हैं। ओके, ठीक है, ओके देन फिर यहाँ पे रखते सर हैं। संडे को बंद रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, जब तुम चाहोगे कल बंद करना चाहो तो कल बंद रहेगा, कोई ऐसा रोक टोक नहीं। एक्चुअली हमको पढ़ाना नहीं है, तुमको पढ़ना है। जितनी चीज तुम्हारे दिमाग में घुसेगी उतना ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो होना था, हमारा सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो उसमें सर आप नहीं है। इसमें आ? IRI में है सर आप इस समय? IRI लेके छोड़ दिया यार, खाद बेच रहे हैं। हम्म। सच में सर? हाँ भाई, इफको फर्टिलाइजर में वर्क कर जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक IRI है, में थैंक यू हालांकि सर। अभी भी मेरा एडमिशन चल रहा है। ओके, चलो फिर अच्छा, बाय। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू।